बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पिम बुक 7th एडिशन की ट्रेनिंग को हम एक और आस्पेक्ट से स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जिस तरह बताया जा रहा है कि पिम बुक एग्ज़ाम जो पीएमपी का कंटेंट आउटलाइन है उसके बिहाफ पर पीएमपी के का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स में काफ़ी कंफ्यूजन है कि पिछले जो हमने पीएमपी के कॉन्टेक्स्ट जो हमने डिस्कस किए हैं, जो लेक्चर्स हमारे उर्दू आईटी एकेडमी पे अपलोड है, यानी ये लेक्चर्स उसको क्या वो हम छोड़ दें, नई बुक्स को स्टडी शुरू कर दें, आया ये जो कॉन्सेप्ट थे इनका क्या बनेगा? इस तरह के कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन काफ़ी स्टूडेंट्स के आ रही हैं क्यूरीज मेरे पास। तो अब जो सीरीज में देखिए यहाँ से लेक्चर 1 शुरू हो गए, लेकिन ये ईसीओ के कॉन्सेप्ट से हैं। पीएमपी के एग्जाम कंटेंट आउटलाइन को लेके हम चल रहे हैं कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को स्टडी करेंगे पिछले लेक्चर्स में से, यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को शुरू में आप देख जो हमने लेक्चर किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स को लेके, इसके अंदर जो हमने चीजें डिस्कस की थी, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, और डोमेन 3 और एसोसिएटेड, अब हमारी तरतीब ऐसे रहेगी कि नॉलेज एरियाज को साथ साथ लेके चलेंगे। उसके अंदर जो एडिशन आई है, उसके अंदर जो एडवांसमेंट या न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं, उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका मैं आपको अपने लेक्चर के रेफरेंस दूंगा कि इस लेक्चर के रेफरेंस में वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट आता है तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कस भी करेंगे, उससे एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए, अगर आप ईसीओ जो एग्जाम कंटेंट आउटलाइन है, एग्जाम कंटेंट आउटलाइन के कॉन्सेप्ट से, उसके एस्पेक्ट से देखिए, 3 डोमेन है हमारे पास। एक पीपल, जिसके क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन 42% तक एग्जाम में उसका कंटेंट रहेगा। दूसरा प्रोसेस है प्रोसेस, डोमेन 2 इज प्रोसेस, जहां से 50% तक आपका एग्जाम कंटेंट है। और डोमेन 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें 8% आपके एग्जाम का कंटेंट शामिल होगा। अब डोमेन, प्रोसेसेस और बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें इनपुट आउटपुट टेक्निक्स कहाँ गए, हमारे नॉलेज एरिया कहाँ गए। अब जो पिछली स्टडी थी, पिछला फ्रेमवर्क था, उसको हम किस तरह इसके साथ हम अलाइन करके चलें, डोमेन 1 2 3। इनफैक्ट एक थॉरो एनालिसिस की स्टडी करने के बाद मुझे ये नजर आया कि जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वही रैंडमली इन्होंने एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में स्प्रेड कर दी। अगर आप पीएमपी के जो कंटेंट है, पीएमपी का जो ईसीओ है, एग्जाम कंटेंट आउटलाइन है, उसको आप देखें, उसके अंदर जो प्रोसेसेस और एनेबलर्स और टास्क जो हमें दिए गए हैं, वो इनफैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीजें। अब हम साथ साथ अब जो सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं, ये ईसीओ के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट से जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन अगर इसमें कोई नई चीज है तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कस भी करेंगे, उसे एक्सप्लेन भी करेंगे अपने इन लेक्चर्स में। और अब मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये जो टास्क और इनेबलर्स किस किस पॉइंट पे, किस किस जगह पे पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे आपने अपने नॉलेज एरिया को देख के वहीं पे आपको ये टास्क और एनेबलर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। वो कहाँ है, तो वो हम साथ साथ लेके चलते हैं। आज हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का लेक्चर है, फिर इसी तरह प्रोसेस पे आएंगे, फिर इसी तरह इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पे, और इसी तरह स्कोप एंड टाइम एंड कॉस्ट एंड सो फोर्थ। तो हर नॉलेज एरिया में जो न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। एजाइल मैनेजमेंट को डेफिनेटली हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स भी अब आपको फुली क्लियर होंगे। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा, अब जो ये लेक्चर्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मेरे लेक्चर्स को सीरीज से देखते आ रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी बातें पिछले लेक्चर्स को रेफर करेंगी। अगर आप इन लेक्चर्स के मिड में आए और आपने ऑल ऑफ द सडन स्पॉन्टेनियसली कोई लेक्चर ओपन किया है, तो मे बी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये लेक्चर्स एक सीक्वेंस से हैं, एक जो है इंक्रीमेंटल मॉडल में जा रहे हैं कि आपने पहले इस चीज को देखना है, फिर इसको देखना है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो पीपल के अंदर 14 टास्क और 53 इनेबलर्स हैं। इसी तरह प्रोसेसेस में 17 टास्क हैं, 61 इनेबलर्स हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट में 4 टास्क हैं और 19 इनेबलर्स हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को। बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 टास्क हैं: प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट कंप्लायंस, evaluate and deliver project benefits and values, evaluate and address external business environment changes for the impact on and their impact on scope.
और एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ये 4 टास्क हैं, ये हमें क्या कह रहे हैं इसको हम देख लेते हैं। देखिए, हम कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, अगर आप मेरे लेक्चर को देखेंगे उसके हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख रहे थे, उसके कंप्लाइंस पे हमने काफी बात की थी। देखिए, पीएमओ का क्या काम था, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओपीएम का क्या काम था, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का क्या काम था। इसी तरह हम प्रोग्राम्स पढ़ रहे थे, पोर्टफोलियो पढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट देख रहे थे, वो सब एक्चुअली क्या था, एक्चुअली वो सब एक्सप्लेन हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ इन्होंने जरा सा कैटेगराइज के डिफरेंट किए। अब ये बता रहे हैं सबसे पहले कि आपने कंप्लाइंस को जरूर आइडेंटिफाई भी करना है, क्लासिफाई भी करना है, उसे इंप्लीमेंट कीजिए और मेजर कीजिए क्या है वो आपकी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज को फॉलो अप कर रहे हो या नहीं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है उसके कंप्लायंस को देख लीजिए, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसके कंप्लायंस को देखिए, आपके सिविल वर्क चल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ एक्सटर्नल पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ बेंचमार्क्स डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट में होते हैं। तो कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लायंस को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, और प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि अपने सारे काम को उसके मुताबिक लेकर चले और नॉन कंप्लायंस की कंसिक्वेंसेस को भी अच्छे से समझ लें कि अगर ये हमारे प्रोजेक्ट का काम कंप्लायंट ना रहा, अकॉर्डिंग टू द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ना रहा, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। एक्चुअली इनफैक्ट इस टास्क में यही बताया जा रहा है, और इसी चीज को अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के लेक्चर्स को देखें, मेरे उर्दू आईटी एकेडमी में जो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पड़ी है, उसमें आप अगर शुरू के लेक्चर्स देख लें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स, इसके अंदर भी हमने ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली कुछ कंप्लायंस से रेलिवेंट बात कर रहे हैं। टास्क 1 में जो इनेबलर्स हैं बता रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को एसोसिएटेड कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करे, क्लासिफाई करे, कैटेगराइज करे, कंप्लायंस किस किस एरिया में, क्वालिटी रिलेटेड से है, ह्यूमन रिसोर्स से है, नॉन फिजिकल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज से है, आपकी कंप्लायंट प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड है। जो रेलेवेंट कैटेगरी में जो कंप्लायंस है आपको, आपने उसको आइडेंटिफाई भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है, मैनेज भी करना है, और उसके हर्डल्स को भी रिमूव करना है। टास्क 2 कह रहा है एवेल्युएट एंड डिलीवर प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यू। एक्चुअली इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में हम देख रहे थे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए टॉप प्रायोरिटीज पे होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में हमने बात की थी कि स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन गोल जो अगर आपके मीट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो इट मींस आप सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। और अब यहाँ स्पेसिफिक बेनिफिट्स एंड वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टेक होल्डर के एस्पेक्ट से, यानी अपने कस्टमर के एस्पेक्ट से, स्पॉन्सर के एस्पेक्ट से, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल पार्टीज, गवर्नमेंट, मुख्तलिफ पार्टीज को सामने रखते हुए आपके प्रोजेक्ट का जो डिलीवरेबल है, जो प्रोडक्ट है, वो कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को, एंड यूजर को, आपकी टीम को कितना फायदा होगा उसको अंडरस्टैंड करने में। तो वैल्यू एनालिसिस सबसे पहले यहाँ कीजिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हम स्टडी कर रहे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट की बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या वैल्यू है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज के साथ कितना अलाइन है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हम ये देखते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और उसका स्कोप, उसके बेनिफिट्स हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में वो मेंशन है, जैसे हमने बिजनेस केस पे डिटेल से बात की हुई है पिछले लेक्चर में। अगर आप वहां से, अगर मेरे पिछले लेक्चर आप फॉलो करके आ रहे हैं, इस स्टेज पे आए हैं, तो आपको मेरी बात इजीली, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रही है मैं क्या करूं। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूं और ईसीओ के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको टास्क में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हालांकि ये चीज हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं इन चीजों को। दूसरे कह रहे हैं प्रोजेक्ट जब क्लोज होगा तो वो उन्हीं बेनिफिट्स के एवोल्यूशन कीजिएगा। प्रोजेक्ट तब कंसिडर सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा जब देखें आपने वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आपने क्लाइंट को दे दी। यहाँ पे देखें शिफ्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है। पिछले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हम कह रहे हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा। पिछले लेक्चर में आप देखें हम वहां पे हम ये क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट सक्सेस का कि जितनी रिक्वायरमेंट्स, जितनी परफेक्ट आपने कंप्लीट की, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ शिफ्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ये है कि जितने वैल्यूज एक्चुअली आप डिलीवर करेंगे अपने क्लाइंट को, अपने स्टेक होल्डर्स को, उसकी बेस पे आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस या फेलियर कंसिडर किया जाएगा।
तो एजाइल मैनेजमेंट में भी हम इसी पे बात कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू को ऐड कीजिए, वैल्यूज को कस्टमर से, स्टेक होल्डर से, उनकी वैल्यू, बेनिफिट, उनकी एक्सपेक्टेशंस और कुछ एडवांसमेंट लेकर आएंगे तो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपने सिर्फ वर्क डन की एक अप्रोच की, आपने एक काम था जो आपने कंप्लीट कर दिया। जो पिछले जो ट्रेडिशनल प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था उस तक उसके लिए जो बेहतर है, लेकिन अब जो एजाइल मैनेजमेंट और हाइब्रिड प्रोजेक्ट नेचर्स है उसमें कह रहे हैं वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। टास्क 3 हमें ये कह रहा है कि evaluate and address external business environment changes and understand the impact on your scope। आपने जो स्कोप डिजाइन किया है, ठीक है, हम विद इन अपने प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप ट्री देखें, शुरू में जो हम डिस्कस कर चुके हैं, देखिए आपका पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो से नीचे आपके प्रोग्राम्स आते हैं, उसके नीचे आते हैं प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्राम्स के नीचे आते हैं मेरे पास फर्दर प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके नीचे फर्दर प्रोजेक्ट्स आते हैं प्रोग्राम्स के नीचे, और फिर प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स के फर्दर भी सब प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, उससे नीचे सब प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, और उस सब प्रोजेक्ट्स के अंदर भी फर्दर उसकी एक्टिविटीज, एसोसिएटेड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज भी आ सकती हैं। अगर आप हायरार्की को चेक करें तो उसके अंदर फर्दर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखें, जितना आप पोर्टफोलियो से करीब रहेंगे उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है आपके प्रोजेक्ट की। अब फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट किसी भी सब प्रोजेक्ट से उठ के पोर्टफोलियो के अंडर काम करने शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली उससे प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन, उस पे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उससे प्रोजेक्ट के आउटपुट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने प्रोग्राम्स को भी क्रॉस करके सीधे पोर्टफोलियो में अगर आप आ गए तो आपके डेफिनेटली स्कोप पे, आपके काम करने के तरीके पे, आपकी सारी अप्रोच जो काम करने की डेफिनेटली चेंज होगी और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगी। तो ये कह रहा है कि एवेल्युएट एंड एड्रेस एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं वो रेगुलेटरी भी हो सकती हैं, वो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट हो सकती हैं, मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, उन सब का डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसे असेस कीजिए और उसका इम्पैक्ट एनालाइज कीजिए बिफोर कि आपका स्टेक होल्डर आपको चेंज रिक्वेस्ट वो खुद आपको कमिट करे या आपको इनिशिएट करे कि मुझे इसमें चेंजेस चाहिए। आपने उससे एवेल्युएट करके उसको एक्सेप्ट करना है और अपने चेंजेस, उसके अंदर चेंज को लेकर आना है। देखें, अभी यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है, अभी न्यू जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो कह रहा है जो चेंजेस है ये कॉन्स्टेंटली, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। अगर आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को लाएंगे डेफिनेटली चेंजेस आएंगी। तो चेंजेस को आपने वेलकम करना है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने स्कोप के अंदर, और कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, जहां जरूरत पड़े अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे और उस रेलेवेंट चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस अगेन वही बात है, हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, जो मैंने स्टेटमेंट अभी की कि चेंजेस आर द पार्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज द अनदर नेम ऑफ चेंज रिक्वेस्ट एंड चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब प्रीवियसली अप्रोच ये होती थी, जब अगर पिछले लेक्चर देखें कि एक दफा डॉक्यूमेंट हमने फाइनलाइज कर दिया, प्रोजेक्ट चार्टर फाइनलाइज हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट साइन ऑफ हो गए, आपने काम शुरू कर दिया, तो आप इस डॉक्यूमेंट पे स्टिक रहेंगे। लेकिन अब अप्रोच बहुत डिफरेंट है काम करने की। व्हाइल यू आर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट वर्क, आप प्रोजेक्ट काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके एग्जीक्यूशन के दौरान आपने चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस और रेलेवेंट चेंजेस को देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उसे इनकॉर्पोरेट खुद लेकर आना है अपने प्रोजेक्ट में, उसको खुद लेकर आएंगे। तो इसके मुताबिक हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करेंगे और वो उसके इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे प्रोजेक्ट में कि ये चेंजेस उसके अंदर एम्बेड हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का उसका इम्पैक्ट देखेंगे अपने इस काम पर, अपने प्रोजेक्ट पे, और उसको किस तरह हमने टैकल करना है। तो ये हमें गाइडलाइन दे रहा है टास्क फोर्स कि सपोर्ट कीजिए ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उसके फ्रेमवर्क में चेंजेस आती हैं, तो आपको उसको फौरन से वेलकम भी करना है, उसके हर्डल्स को दूर
हटाना है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट को उसके साथ अलाइन करके लेके चलना है। अदरवाइज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस एस्पेक्ट से अगर प्रोजेक्ट को यहाँ रखते हुए कंप्लीट करेंगे, तो आफ्टर द कंप्लीशन आपको पता लगेगा प्रोजेक्ट यहाँ तो नहीं यहाँ पड़ा है, तो आपको डेफिनेटली फेलियर का सामना करना पड़ेगा। वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती जो प्रोजेक्ट इस स्टेज पर इस पोजीशन पर है और जो प्रोजेक्ट इस पोजीशन पर है। होपफुली आप इस बात कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के अंदर हो सकता है की स्टेक होल्डर्स आपके चेंज हो गए, आपके स्पॉन्सर चेंज हो गए, आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उनकी टर्म्स कंडीशन चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मर्जर हो गया किसी और कंपनी के साथ, और इसी तरह रेलेवेंट कुछ एडवांसमेंट्स आई हैं, आपने मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेशन पे लेकर आ रहे हैं। तो ये चेंजेस डेफिनेटली आपके स्कोप को आपके जो आपका जो स्कोप है प्रोजेक्ट का डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट करने वाला है। तो इससे पहले कि वो इम्पैक्ट करे आपने खुद एक्शन लेके अपने प्रोजेक्ट को उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अलाइन करना है। होपफुली आपको इन सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्यूरी है कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे प्लीज ईमेल कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आई एम वेलकम, आई एम हेयर। आपके लिए कोई क्वेश्चन है प्लीज आई एम मोस्ट वेलकम। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।